आज का चैप्टर हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसको हिंदी में बोलेंगे भाई संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा की बात कहाँ से उठनी स्टार्ट हुई थी? 1895, 1895 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इसने सबसे पहले क्या कहा था कि भाई भारत के अंदर क्या होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, यानी कि संविधान सभा होना चाहिए। फिर उसके बाद 1920 में एक आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। ठीक है भाई, असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट करवाया था पता है? किसने? महात्मा गांधी ने। ये स्टार्ट किसने करवाया था? M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो है एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हमारे को ये लग रहा था कि हमारे को आजादी जो है 23-24 में मिल जाएगी। 1923-1924 में आजादी मिल जाएगी। ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत के अंदर ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से फैल चुका था, जबरदस्त तरीके से। समय आया 1922, और 1922 में एक जगह थी यूपी के अंदर भाई, उस जगह का नाम क्या था? चोरा चोरी। क्या नाम था? चोरा चोरी। इस चोरा चोरी के अंदर जो किसान है, भारत के किसान जो थे, आंदोलन कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, तो वहां पर कहा जाता है अंग्रेजों ने पहले गोलियां चलाई उन किसानों के ऊपर, जिसकी वजह से 100 से 150 लोग मारे गए। अब किसानों ने भी क्या किया, इस बात का बदला लेने के लिए वहां पर चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन था। क्या था? पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा देते हैं, जिसमें भाई 22 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। और इस बात से दुखी होकर के महात्मा गांधी जी जो हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं भाई? चोरा चोरी में पहुंचते हैं, और चोरा चोरी में आकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी, 22 ऑफिसर मारे जा चुके थे, और असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। असहयोग का मतलब क्या? हम आपके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, आपके क्लोथ्स नहीं खरीदेंगे, आपकी वाइन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अफीम की जो शॉप्स होती थी उनके सामने हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हो रही थी देश में। महात्मा गांधी चोरा चोरी में आते हैं और असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं भाई? वापस ले लेते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर गांधी जी को कितने साल भाई? 6 साल, 6 ईयर के लिए जेल की सजा सुनाती है। 6 साल की जेल की सजा सुनाती है। महात्मा गांधी जी जो है भाई एज की वजह से और बीमारी की वजह से इसको 2 साल में ही रिलीज कर दिया जाता है। कितने साल में? 2 साल में, यानी कि 1924 में ही महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया गया था। समझ में आई बात? अब देखो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, और महात्मा गांधी जी ने 1922 में ही कहा था कि भारत वालों को क्या बना लेनी चाहिए भाई? संविधान सभा बना लेनी चाहिए। और जो भारतीय संविधान सभा होगी उसके अंदर सभी कौन होंगे? भारतीय होंगे, इंडियन होंगे। सभी कौन होंगे भाई? इंडियन होंगे। ये बात कही, समझ में आई? यहाँ तक मैंने कहा सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की बात कही कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पर रूल किसका चलता था भारत पे? शासन किसका चलता था? अंग्रेजों का चलता था। ठीक है, ये बात उसकी मानी नहीं गई, उस टाइम पे सुनी नहीं गई। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, चोरा चोरी की वजह से उसको बंद कर दिया गया। कब? 1922 में। 1922 में जब महात्मा गांधी जी जेल में जाने लग रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? भारत के अंदर एक संविधान सभा होनी चाहिए, और उस संविधान सभा के अंदर सारे के सारे भारतीय होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? चलो भाई, अब देखो गांधी जी जैसे ही जेल में गए, वैसे ही लोगों के दिमाग में तो आ गया कि गांधी जी ने संविधान सभा की बात कही थी, तो संविधान सभा तो बनेगी। तो 1923 में ही, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, 1923 में 1923 में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था
स्वराज पार्टी, ठीक है। और इसके संस्थापक, इसके फाउंडर जो थे, दो लोग थे। एक का नाम था मोती लाल नेहरू और एक का नाम था CR दास, चित्तरंजन दास। इन दो लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी बनाई। अच्छा, दिल्ली पुलिस का ये सबसे फेवरेट पर्सन माना जाता है। दिल्ली पुलिस में बार बार रिपीट होता है, कोई भी पेपर उठा के देख लो दिल्ली पुलिस की, ये पर्सन आता ही आता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का फेवरेट पर्सन माना जाता है। अच्छा, इस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने अगले ही साल देखो 22 में असहयोग आंदोलन वापस लिया, 23 में पार्टी बनाई गई और 24 में इस पार्टी ने, पार्टी का विचार था ये, ना कि इन दो लोगों का। किसका विचार था? पार्टी का। 1924 में पार्टी ने कहा कि भारत के अंदर क्या होनी चाहिए भाई? संविधान सभा होनी चाहिए। खाली इन्होंने विचार रख दिया और 24 के बाद बहुत लंबा समय बीता कि संविधान सभा के ऊपर बात करनी ही बंद कर दी। फिर एक व्यक्ति आते हैं लंबे समय के बाद 1934 में, और उस व्यक्ति का नाम था भाई MN रॉय। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा जाता है संविधान सभा की मांग किसने करी थी। ऑप्शन में आपका MN रॉय मिलता है सबसे ज्यादा बार, और तो ये UPSC परी पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 1934 में MN रॉय जो था, उसने भी क्या कहा? भारत के अंदर संविधान सभा होनी चाहिए। ये MN रॉय था कौन? इसका पूरा नाम अगर मैं पढ़ूं, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये कहा जाता है भाई भारत और मैक्सिको, इन दो कंट्रियों की कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर माना जाता है। समझ में आ गई बात? दो कंट्रियों का फाउंडर माना जाता है, किस किस का? मैक्सिको और इंडिया। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो 34 में ये बात हुई। उसके बाद भाई अगले ही साल 1935 में, कई बार पूछा जाता है ऑफिशियल रूप से कौन मांग करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की? तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी INC क्या कहती है? भारत के अंदर संविधान सभा होनी चाहिए, और ये कहती है ऑफिशियल रूप से भाई कि भाई भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। आप बताओ क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात मानेगी? नहीं मानेगी। मजे से रूल चल रहा है भाई। अब पंडित जी को भी याद आ गई 1938 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि भारत के अंदर एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब तो हमारे देश में एक संविधान सभा बननी चाहिए, लेकिन अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और नहीं मानी। लेकिन फिर एक समय आता है 38 के बाद ही अगला साल 39 आता है। 38 के बाद अगला साल 39 आता है। 39 में अगर मैं बात करूं, क्या होता है भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है। क्या जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये चलता है 1939 से लेकर के 45 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते ही कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ऐसा लगा कि हमें इंडियंस लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। अब इंडिया वाले कब हेल्प करेंगे? जब हम उनको कुछ देंगे। तो अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात कर लेनी चाहिए, संविधान सभा की बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? 8 अगस्त 1940, युद्ध के अगले ही साल, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऑफर लेकर के आती है जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव लेकर के आती है भाई? अगस्त प्रस्ताव लेकर के आती है, और कहती है हम आपके लिए क्या बनवाएंगे भाई? संविधान सभा। लेकिन इसमें जो मेंबर का प्रतिशत होएगा वो 50-50% होएगा। 50-50% कैसे? कि भाई 50% लोग होंगे इंडियन और 50% लोग होंगे ब्रिटिश। आप बताइए ये बात आपके लिए क्या ठीक है? हमारे देश का संविधान जो बनेगा, उस संविधान को बनाने के लिए अंग्रेज 50% हो? नहीं। और भाई इसी वजह से इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और ऐसे ही एक पार्टी थी उस टाइम पे भाई, मुस्लिम लीग पार्टी जिसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या था उसका? अखिल
भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी। इसके अध्यक्ष कौन थे? हेड, कैसा बताएगा हेड कौन थे? इसके हेड थे भाई मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना तो शुरू से ही चाहता था कि एक कंट्री क्या बने, अलग बने, पाकिस्तान, है ना। इसने भी ये बात मानने से कहीं ना कहीं इनकार कर दी। और इस तरीके से जो है अगस्त ऑफर क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका फेल। तो अगस्त ऑफर फेल हो जाता है भाई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है चलो थोड़ा सा और ऑफर देते हैं, और थोड़ा सा और ऑफर के चक्कर में भाई 1940 के बाद अब 1942 में फिर से एक ऑफर आया, और उस ऑफर का नाम क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया भारत के अंदर। और ये क्रिप्स जो था ये व्यक्ति का नाम है भाई, जिसका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था भाई पूरा? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था भाई, ये ऑफर लेकर के आता है इंडिया वालों लोगों के लिए। और ये कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है, पहली कहता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे उसमें 100% लोग कौन होंगे? इंडियन होंगे भाई। बड़ी मस्त बात है कि भाई भारत के जो संविधान सभा होगी उसके अंदर सारे इंडियन होंगे, वो अपना संविधान बना सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये बड़ा चालाक आदमी था। इसने क्या कहा कि जो भारत के अंदर प्रिंसियल स्टेट है, प्रिंसियल स्टेट बोले तो भाई जो देशी रियासत है भारत के अंदर, जो देशी रियासत है यानी कि जो राजे महाराजे हैं, वो अगर भारत के संविधान को मानने या ना मानने डिपेंड करेगा। इस तरीके की ये शर्त रखी। लेकिन इंडियन लोग ये कभी नहीं चाहेंगे, यानी कि कांग्रेस कभी भी ये बात नहीं चाहेगी, आईएनसी पार्टी ये बात नहीं चाहेगी, क्योंकि उस टाइम पे हमें पूरे भारत को इकट्ठा लेके आना था, ना कि टुकड़ों में लेके आना था। अगर ये बात मान ली जाती तो क्या पता हरियाणा में कोई रियासत हो, जैसे कि जींद रियासत थी, तो वो बोल देती नहीं भाई हम तो हरियाणा एक अलग स्टेट बनाएंगे, संविधान को मानेंगे नहीं। राजस्थान वाले ऐसे बोल देते, यूपी वाले ऐसे बोल देते, है ना। जम्मू एंड कश्मीर वालों ने तो बोला ही था ना तो हम इंडिया में शामिल होंगे, ना पाकिस्तान में हम अलग से बनाएंगे। हैदराबाद ने ऐसे बोला था, ठीक है, जूनागढ़ ने ऐसे बोला था। लेकिन ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दी। और साथ के साथ इसने कहा तीसरा पॉइंट, जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये जब खत्म हो जाएगा ना तब हम आपके लिए संविधान सभा बनवा देंगे। ये बात भी आईएनसी ने नहीं मानी। और भाई फिर उसके बाद और किसने नहीं मानी ये बात भाई? 4 पॉइंट अगर मैं लिखूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी ने ये बात भी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? उसके पीछे रीजन है क्योंकि इस क्रिप्स मिशन के अंदर कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, और इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। समझ में आई भाई बात? ठीक है, चलो भाई समझ में आना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्रिप्स मिशन भी क्या होगा भाई, यहाँ पे फिर फेल हो गया, ये भी मानना नहीं गया। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे क्या आया, आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करता हूं 1946 का समय आता है, और भाई क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग थे भाई, 3 मेंबर थे, 3 मेंबर थे। पहले मेंबर का नाम था क्या था भाई? पेंथिक लॉरेंस। दूसरे का क्या नाम था भाई? सेकंड का क्या नाम था? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे का क्या नाम था भाई? ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इसके अंदर आए। हेड का काम किसने किया? हेड कौन बना इसका? पेंथिक लॉरेंस। और 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही भारत के अंदर क्या बनी? संविधान सभा बनी। क्या बनी भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, संविधान सभा बनी। किसकी सिफारिश पे? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे अगर संविधान सभा बनती है तो भाई संविधान सभा बनाने के लिए उन्हें क्या कराना पड़ेगा? इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी हम संविधान सभा बना पाएंगे।
अदरवाइज तो ऐसे सब बोल देंगे कि मैं भी संविधान सभा का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं भी, तो बहुत सारे लोग भर जाएंगे। तो हमने क्या किया, जनरल इलेक्शन करवाए, यानी कि आम चुनाव करवाए भाई 1946 में। और भाई इलेक्शन की सीट की अगर मैं बात करता हूँ, सीटों की संख्या कितनी रखी हमने, 389। किस बेस पे, जहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन है वहां पर एक सीट रखी, वहां पे कितनी सीट रखी, एक सीट। और इस जनरल इलेक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पे मैं लिखूं पहले पे ब्रिटिश प्रांत, दूसरे पे लिखूं भाई आयुक्त, आयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं कमिश्नरी, कमिश्नरी, ठीक है। और इधर आ जाएगा भाई आपका देसी रियासत, बोले तो प्रिंसियल स्टेट। इस तरीके से बांटे, यानी कि जो 389 सीट है बांट दी 3 पार्ट में। कैसे, जो ब्रिटिश प्रांत था यहाँ पे 292 सीट आई टोटल। आयुक्त की कमिश्नरी की बात करता हूँ, यहाँ पर भाई टोटल 4 सीट आई। इधर की बात करें प्रिंसिपल स्टेट की, तो यहाँ पर 93 है। समझ में आई बात। तो देखो ब्रिटिश प्रांत तो भाई पूरे भारत पे कब्जा ही इन्होंने, ब्रिटिश प्रांत तो वही थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हथियार रखे थे, ठीक है। और इन्हीं की क्या थी, 4 कमिश्नरी भी थी। तो यानी कि ब्रिटिश की अगर मैं बात करता हूँ 296 एरिया तो ब्रिटिश का ही हो गया जो कब्जा कर रखा था इंडिया में। इन 93 वो थे जहां पर देसी रियासत आज भी राजे महाराजे रूल करते थे, शासन चलाते थे भारत में। कितने, 93। लेकिन हमारे दिमाग में कई बार ये प्रश्न आता है कि यार ये 93 कैसे बच गए, जो पूरे भारत पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, ये कैसे बचे होंगे। कई रीजन इसके पीछे। पहला रीजन जैसे कि मैं बात करूं, चलो एक ही रीजन बता देते हैं मेन। एक लॉर्ड डलहौजी नाम का गवर्नर था, उसने एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसमें क्या था, हिंदी में बोलूं तो हड़प नीति, हड़प नीति। इसमें क्या था भाई, हड़प नीति में मान लो कोई क्या है, राजा है, ठीक है। राजा का आगे बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, बेटा नहीं है, तो राजा के मरने के बाद उसका पूरा का पूरा जो एम्पायर है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। यानी कि ना तो उसको उसके भाई को मिलेगी, ना उसके चाचा को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाएगी। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ऐसे ही 1853 में झांसी को इन्होंने अपने में मिला लिया था, शामिल कर लिया था। समझ में आई बात। तो ये नीति जो थी ये बड़ी गलत नीति लग रही थी भारत के लोगों को, जितने भी राजे महाराजे थे सब गलत लगेगी, ठीक है। और भाई इसी की वजह से फिर आगे चल करके 1857 का रिवोल्ट होता है, सभी को पता होगा 1857 का रिवोल्ट है ना, एक रिवोल्ट होता है 1857 का रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के बाद एक एक्ट आता है भाई 1858 का एक्ट। और इस एक्ट में सबसे पहले क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। और दूसरा क्या कर लिया जाता है, ये हड़प नीति जो थी उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जब हड़प नीति ही नहीं रहेगी तो देसी रियासत बच जाएंगी या नहीं बच जाएंगी। तो इस तरीके से देसी रियासत हमारी बची हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 4 कमिश्नरी। ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है भाई कौन कौन सी उस टाइम पे 4 कमिश्नरी होती थी। कमिश्नरी बोले तो अर्थ में समझाऊं, आज भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी कितने, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है, ठीक है। जैसे आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश काम करते हैं, वैसे ही उस समय में क्या काम करते थे, कमिश्नरी काम करती थी, 4 होती थी। इसकी ट्रिक है भाई, इसकी ट्रिक बड़ी आसान है, लगभग सब ये यूज करेंगे, ए बी सी और डी। और इससे अच्छा तो क्या होगा, ए से बन जाएगा अजमेर राजस्थान, बी से बन जाएगा ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी से बन जाएगा कुर्ग कर्नाटक, और डी से बन जाएगा भाई दिल्ली। डी से क्या बन जाएगा, दिल्ली।
अजमेर राजस्थान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक, डी से दिल्ली। इस तरीके से आपके उस टाइम पे 4 कमिश्नरी होती थी। और भाई इलेक्शन होने के बाद संविधान सभा की पहली मीटिंग होगी। संविधान सभा की पहली मीटिंग अब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो संविधान सभा की भाई पहली मीटिंग, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक ये हुई भाई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। और पहली मीटिंग के अंदर हेड बनाया जाता है भाई। और हेड की अगर मैं बात करता हूँ किसको बनाया गया था, लेकिन अस्थायी तौर पे बनाया गया था। टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था, हेड बनाया गया था। और उस टेम्परेरी हेड का क्या नाम था भाई? डॉक्टर एस सिन्हा। पूरा अगर मैं नाम बोलूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको क्या बना था भाई? अस्थायी तौर पर इसको क्या बना था? हेड बना था, अध्यक्ष बना था, है ना। अस्थायी बनाया। अस्थायी क्यों बनाया? थोड़ा सोचो, इतने दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चलने लग रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाए, संविधान सभा बन जाए, हम अपने देश का संविधान बनाएंगे, देश को आजादी मिल जाएगी। इतने दिनों से हम चिल्लाने लग रहे हैं, लेकिन अब फिर अस्थायी बनाने लग रहे हैं। भाई पूरी संविधान सभा का सबसे सीनियर व्यक्ति यही था। पूरी संविधान सभा का सबसे सीनियर व्यक्ति यही था, ठीक है। तो सीनियरिटी के हिसाब से इसको क्या बना दिया? हेड बना दिया। लेकिन फिर अस्थायी क्यों बनाया? क्योंकि भाई इसकी तबीयत जो है, तबीयत इशू बड़ा जबरदस्त था। पता नहीं था, क्या पता 2 दिन बाद हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, 1 दिन बाद जाना पड़ जाए, या फिर भगवान जी के पास जाना पड़ जाए, ठीक है। तो डॉक्टर एस सिन्हा जो थे भाई, ये 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल में, इसको 2 डेज बाद ही हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ गया। वही हुआ। और इसीलिए सिर्फ ये 2 दिन के लिए ही अपनी संविधान सभा का क्या रहा? अध्यक्ष रहा। उसके बाद डिप्टी हेड की अगर मैं बात करूं, डिप्टी हेड कौन था? एच सी मुखर्जी। भाई कौन था भाई? एच सी मुखर्जी। ये बात आपको याद रखनी है। हेड कौन था? डॉक्टर एस सिन्हा, ठीक है, जो अस्थायी तौर पे 2 दिन के लिए रहा बस। और भाई डिप्टी हेड कौन रहा? एच सी मुखर्जी आपका रहा, ठीक है। अब बात करें, देखो यहाँ पे मीटिंग में किस तरीके से मीटिंग याद रखनी है अपने, सारी की सारी बात करूं मैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 9 में अगर हम 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा भाई? 11 दिसंबर 1946, ठीक है। तो संविधान सभा की सेकंड बैठक कब हुई भाई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या किया गया, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी बहुत बार आता है टेम्परेरी हेड कौन बना था पेपर में, ठीक है। डिप्टी हेड कम पूछा जाता है हालांकि, लेकिन हेड जरूर पूछा जाता है, टेम्परेरी वाला। इसमें दूसरी मीटिंग में भाई सबसे पहले तो हेड ही बनाएंगे, क्योंकि वो तो बेचारा क्या हो गया? हॉस्पिटल में चला गया, सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर हेड बनाया, अब की बार स्थायी हेड बनाया, परमानेंट हेड बनाया, जिसका क्या नाम था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसको क्या बनाया भाई? स्थायी अध्यक्ष बनाया, स्थायी हेड बनाया, ठीक है। उसके बाद बात करें डिप्टी हेड कौन रहेगा? डिप्टी हेड जो है वो कौन रहेगा भाई? सेम एच सी मुखर्जी, ठीक है, एच सी मुखर्जी वही रहेगा सेम। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाती है भाई, यहाँ पे एडवाइजर आता है भाई, एडवाइजर। और वो एडवाइजर कौन था भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एडवाइजर संविधान सभा का कौन था? बी एन राव। कौन था भाई? बी एन राव। बी एन राव, बेनिगल नरसिम्हा राव। अगर पूरा नाम पढ़े तो इसका बेनिगल नरसिम्हा राव। भाई ये व्यक्ति एडवाइजर इसलिए रखा, ये संविधान सभा का मेंबर नहीं था, खाली इसको एडवाइजर रखा। क्यों रखा?
क्योंकि अलग अलग कंट्रियों के संविधान की नॉलेज थी इस बंदे को, इसलिए इसको एडवाइजर रख लिया संविधान सभा का। और जब इसको एडवाइजर रखा तो इसी ने हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट है इसी ने तैयार किया था भाई। ड्राफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसने अपना संविधान का ड्राफ्ट बनाया। अच्छा, ड्राफ्ट भी बनाया, इसके दो भाई भी थे, वो मैं अक्सर पढ़ाता ही हूँ। BN राव के दो भाई थे, एक का नाम था रामाराव, एक का नाम था भाई शिवाराव। रामाराव की मैं बात करूं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खाली पॉलिटिशियन था। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ रामाराव की, ये भाई जो आपका RBI है, RBI के अंदर ये 4th नंबर के गवर्नर रहे थे, गवर्नर। और अब तक के सबसे लॉन्ग टर्म, सबसे लंबे समय तक रहने वाला RBI का गवर्नर कौन है? रामाराव। बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा, सबसे लंबे समय तक रहने वाला रामाराव, ठीक है, RBI का। समझ में आई बात? सबसे कम कौन है? अमिताभ घोष। सबसे लंबा रामाराव, सबसे कम अमिताभ घोष, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें भाई, BN राव ने ड्राफ्ट बनाया। अब देखो, ये ड्राफ्ट बना था 1947 में, यानी कि हम आजाद हो चुके थे। ये बात मैं आजादी के बाद की कर रहा हूँ, लेकिन मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर। दूसरी मीटिंग में खाली क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया गया, डिप्टी हेड HC मुखर्जी ही रहा, और एडवाइजर BN राव। लेकिन BN राव से रिलेटेड में सारी बातें यही पे कंप्लीट कर दूंगा। ड्राफ्ट इसने 1947 में बनाया। इसके दो भाई थे, रामाराव, शिवाराव। रामाराव 4th नंबर के RBI के गवर्नर थे, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो भाई, अब जब ये ड्राफ्ट बनाया तो भाई इसी से रिलेटेड एक कमेटी भी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझाता हूँ आपको। BN राव क्या थे? एडवाइजर थे। इसी के एडवाइस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा में वापस बुलाया जाता है। कैसे? देखो, अगर मैं थोड़ा सा ये मैपिंग का काम करूं इधर, ठीक है, ये आपको हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन, और ऐसे ऐसे ये हो गया। देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो जीत हुई थी ना 1946 के इलेक्शन में, 1946 में जो इलेक्शन करवाई थी वो यहां से हुई थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 में तो हम क्या हो गया? आजाद। और ये क्या बन गया भाई? ईस्टर्न पाकिस्तान। और ये क्या बन गया? वेस्टर्न पाकिस्तान। तो होगा इन बातों का, ये वेस्टर्न पाकिस्तान, ये ईस्टर्न। डॉक्टर अम्बेडकर की सीट कहाँ चली गई? ईस्टर्न पाकिस्तान में। तो अम्बेडकर जी क्या करते हैं? अपनी सीट छोड़ के इंडिया में आ जाते हैं। अब भाई ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की एक सीट थी, महाराष्ट्र में पुणे की एक सीट थी, वहां से एक व्यक्ति को रिजाइन दिलाया जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर को जिताया जाता है, और जब जाकर के संविधान सभा में वापस बुलाया जाता है, ठीक है। और वापस जब आता है, जो BN राव ने क्या बनाया था? ड्राफ्ट बनाया था, उसी नाम से एक कमेटी बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो एक कमेटी बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके अंदर टोटल मेंबर की बात करें 7, और हेड कौन था भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। अभी ट्रिक की बात करें भाई, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को मोहम्मद के खेत में ले गए, ठीक है। भीम से क्या बन जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोपाल से क्या बन जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्ण से क्या बन जाएगा? कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैया से क्या बन जाएगा? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। लेकिन पेपर वाला पूछता है KM मुंशी खाली, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। माधव से क्या बन जाएगा भाई? N माधव राव। और भाई मोहम्मद से क्या बन जाएगा? मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। और भाई खेत से क्या बन जाएगा? DP
खेतान। डीपी खेतान जो थे इसकी भाई 1948 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश की वजह से। और इसकी जगह पर एक व्यक्ति आते हैं भाई टी कृष्णाचारी। और यही वो व्यक्ति है जो कहता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 लोग थे, वो नाम के 7 लोग थे। वास्तविकता में तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम पूरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, जिसमें से एक की डेथ हो गई, 2 विदेश में जाकर के बैठ गए, ठीक है, एक ने रिजाइन दे दिया। तो पूरा का पूरा काम कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने करा। ये बात किसने कही थी? टी कृष्णाचारी ने कही थी। तो ये एन माधवराव जो है भाई, इससे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था BL मित्तर, ये दे देता है पद से रिजाइन, और रिजाइन के बाद कौन आता है? एन माधवराव आता है। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी भी मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है, ठीक है। अब मीटिंग नंबर पढ़ेंगे 3 भाई, कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। देखो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946। तो भाई अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा की थर्ड बैठक पढ़ेंगे भाई। वो कब हुई? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। पहली 9-2 11, 11-2 13। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भाई, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर के आते हैं? उद्देशिका प्रस्ताव। क्या लेकर के आते हैं? उद्देशिका प्रस्ताव। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन लेकर के आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भाई इस टाइम तो अगर मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करूं, मेंबर थे संविधान सभा के, वो कहते हैं कि नहीं, हम इस बात को अभी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसके अंदर ना तो मुस्लिम लीग शामिल हुआ, यानी कि मुसलमान जो तबका वो शामिल नहीं हुआ, और तो देशी रियासत भी संविधान सभा में शामिल उस टाइम पे नहीं हुई थी। तो हमें उन लोगों का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। इसीलिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पास नहीं किया गया। लेकर के कौन आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसको पास कब किया गया? देखो 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, तो मैं ये 2-2 लिख लूं, ऐसे करके लिख लिया। दिसंबर के बाद क्या था भाई? जनवरी। 46 के बाद क्या था भाई? 47। 22 जनवरी 1947 को हमने उद्देशिका प्रस्ताव को क्या कर लिया भाई? लागू कर दिया, जो कि बाद में आगे चल करके ये भाई आपका क्या बना? प्रस्तावना, प्रेमबल प्रस्तावना बनी भाई आपकी। क्या बनी है? प्रस्तावना। तो आज के समय में जो हमारी प्रस्तावना यही है, उद्देशिका प्रस्ताव जो था प्रेमबल यानी कि प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है। तो इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव लेकर के जो 22 जनवरी 1947 में क्या हो गई? पास हो गई थी, है ना। अब मैं बात करूं इसी डेट से 22 और 1947, ये लिख दिया सेम, और बीच में लिख दूं मैं जुलाई। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, कोई बता सकता है? 22 जुलाई 1947 को हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग उसको एडॉप्ट किया गया था। हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको हमने क्या किया था भाई? एडॉप्ट किया था। बिल्कुल सेम डेटा मैंने इसलिए बता दिया, लेकिन जब फ्लैग की बात आई है तो क्यों ना हम 2-4 बात पढ़ लें। जब फ्लैग की बात आई गई है तो क्यों ना हम 2-4 बात पढ़ लें फ्लैग से भी। देखो फ्लैग हमारा क्या है? ये है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो भाई बार बार पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैग भाई, ठीक है। चंडीगढ़ पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका रेशो क्या होता है। बड़ा आसान प्रश्न है। उसका रेशो 3:2 होता है। पेपर में मैक्सिमम ऑफ 3:2 आएगा, लेकिन अब की बार चंडीगढ़ पुलिस में पूछ रखा था 2:3। ये भी ठीक है, 2:3 भी है, 3:2 भी है ना। फिर मैं बात करता हूँ जो इसके अंदर ये जो चक्कर ले रखा है, ये हमने कहाँ से लिया भाई? ये हमने कहाँ से लिया भाई? अशोक कैपिटल से भाई।
और ये कहाँ पे भाई, यूपी के अंदर सारनाथ के अंदर ये आपका है। और वो अशोक कैपिटल कौन सा भाई, ये इस तरीके से आपका अशोक कैपिटल जो है बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। और ये सत्यमेव जयते भी कई बार पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको से। मुंडको क्या है भैया, मैंने खाली लिखा मुंडको, भारत के अंदर देखो वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। अब बात करें, देखो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसका डिजाइन किसने किया था, इसको पेश किसने किया था, पेश कहाँ पे, संविधान सभा में। संविधान सभा में किसने पेश किया था। देखो डिजाइन की मैं बात करूं तो भाई पिंगली वेंकैया ने किया, जबकि पेश किसने किया भाई, हंसा मेहता ने। हंसा मेहता ने किसने किया, हंसा मेहता ने इसको पेश करने का काम किया। देखो हमने 3 मीटिंग पढ़ ली है, फ्लैग के बारे में भी हमने लगभग बात जान ली है। 3 कलर में डिवाइड है, ठीक है, ये हमने पता ही है कौन कौन से में। 4th कलर अपना नेवी ब्लू कलर है जो चक्कर के अंदर है, ठीक है, ये डी हो गए। चलो 3 मीटिंग पढ़ ली, उसके बाद कौन सी मीटिंग पढ़नी है हमने भाई, 12th मीटिंग। और ये कब हुई थी, 12th मीटिंग कब हुई, ये हुई 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारी 12th मीटिंग हुई, 12वीं मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के अंदर भाई देश का क्या बनाया गया, फर्स्ट पहला राष्ट्रपति बनाया गया। और वो पहला राष्ट्रपति कौन बना भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो आपके दिमाग में जरूर ये सब प्रश्न आया होगा कि हम आजाद 15 अगस्त 1947 के हुए, और 15 अगस्त 1947 में हमारे देश के पहले पीएम बना दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन देश का राष्ट्रपति इतनी लेट क्यों बना, क्या रीजन रहे होंगे 1950 में। रीजन ये था, यहाँ पे लिख देता हूँ ये डेट में, 15 अगस्त 1947। इससे पहले जो पद बनता था वो बनता था भाई वायसराय का, ठीक है, वायसराय होते थे। और वायसराय जो था भाई, लास्ट वायसराय की अगर मैं बात करता हूँ उसका क्या नाम था, लॉर्ड माउंट बेटन। क्या नाम था, लॉर्ड माउंट बेटन। ये पर्सन भी आपका उसमें चंडीगढ़ पुलिस के पेपर में पूछा गया था अभी कि भारत देश का इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना। देखो मैंने कहा 15 अगस्त 1947 से पहले वायसराय बनता था और लास्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। इसी ने कहा था कि भाई जब तक आप अपने भारत देश का संविधान नहीं बना लेते तो भारत में गवर्नर जनरल का पद रहेगा। और 15 अगस्त 1947 वाले दिन एक पद बनाया गया गवर्नर जनरल का। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने इंडिपेंडेंट इंडिया के भाई, लॉर्ड माउंट बेटन। और ये रहे 1947 से लेकर के लॉर्ड माउंट बेटन 1948 तक। 1948 में ये वापस चले गए। अब 1948 में ये वापस तो चले गए, लेकिन पद तो गवर्नर जनरल का रखना था जब तक संविधान हमारा लागू नहीं होएगा। तो भाई इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पेपर में पूछा जाएगा, रेलवे में तो बहुत बार आता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने भाई, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बने भाई। और ये कब से कब तक रहे, ये रहे 1948 से लेकर के भाई 26 जनवरी 1950। 1950 26 जनवरी को क्या होगा, भारत देश का संविधान लागू किया गया। तो लागू होने से 2 दिन पहले एक पद बनाया गया राष्ट्रपति, और वो कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भाई समझ में आ गई यहाँ तक बात, किसी को अगर कोई चीज समझ में आई हो तो मेरे से पूछो।
तो इस तरीके से भाई हमारा राष्ट्रपति का पद कब बना, 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। ठीक है। और भाई अगले ही दिन 24 के बाद अगली डेट कौन सी आती है, 25 जनवरी। देखो मैं सारी की सारी डेट है ना कनेक्ट करने लग रहा हूँ, और डेट ही कनेक्ट हो जाएगी तो डेट याद हो जाएगी। 24 25 जनवरी 1950 को क्या बनाया हमने, इलेक्शन कमीशन। क्या बनाया भाई, इलेक्शन कमीशन। बात नहीं करनी, इलेक्शन कमीशन कब बनाया, 25 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और जब ये इलेक्शन कमीशन बना उस टाइम पे सिर्फ एक क्या होता था भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, एक होता था। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करूं तो कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं भाई, 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं अदर। तो अभी कौन कौन है प्रेजेंट में देखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका क्या नाम है भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, राजीव कुमार। और अदर में 2 कौन कौन है भाई, एक का नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश है ना, ज्ञानेश। और दूसरा कौन है भाई, सुखबीर सिंह संधू। दूसरा क्या है, सुखबीर सिंह संधू। तो अभी ये है प्रेजेंट में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर भाई 25 जनवरी को ये काम हो गया। अगले ही दिन कौन सी डेट आती है, 26 जनवरी। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ भाई, हमारे देश का जो संविधान है उसको क्या कर दिया गया भाई, लागू कर दिया गया। लेकिन एडॉप्ट की बात आई तो कब किया, एडॉप्ट और लागू की दोनों की मैं एक बार बात कर लेता हूं। देखो हमारे संविधान को बनने में कितने साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। और भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, और संविधान सभा ने इसको एडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अब यहाँ पर भी डाउट है कि हमने 26 जनवरी 1950 को क्यों भारतीय संविधान को लागू किया। क्या डाउट है, 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान को लागू किया, क्या रीजन रहा होगा 26 जनवरी को। आपको मैं याद दिला दूं, 26 जनवरी 1930 को भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उसने भाई अपना रावी नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर फ्लैग को फहराते हुए कहा कि आज से हम इंडिपेंडेंट है। और हमने इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक हमने इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी को मनाया। और इस डेट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने 26 जनवरी को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम क्या बने भाई, रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र हुए। ठीक है, यानी कि गणतंत्र बोले तो क्या, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा नहीं बनेगा, वोट का राज होएगा, देश डेमोक्रेटिक होएगा। ये सारी की सारी चीजें 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को हमने क्या क्या भी अडॉप्ट किया ये भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। 26 जनवरी को क्या क्या अडॉप्ट किया। नंबर 1 बात करते हैं नेशनल सॉन्ग, और नंबर 2 बात करते हैं नेशनल एंथम। देखो लगभग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट करवा चुका हूँ, यानी कि यहाँ से 1% जरूर बनेगा। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा। और भाई ये इसकी किस बुक से आता है, बुक की अगर मैं बात करता हूँ भाई, आनंद मठ।
आनंद मठ बुक से लिया गया है, ठीक है। आनंद मठ बुक है, वहां से ये क्या लिया गया, नेशनल सॉन्ग लिया गया। एंथम किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ही तो है जिसको 1913 में भाई 1913 में भाई क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कौन सी बुक के लिए भाई, गीतांजलि के लिए मिला था। और ये भाई एशिया का पहला व्यक्ति था जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो 26 जनवरी तक हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी। हमारे देश का संविधान लागू हो गया, ये पता चल गया कितने दिन में हमारे देश का संविधान बना। लेकिन अगर मैं बात करूं, संविधान जो है किस तरीके का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। एक तो रिटन हो सकता है ना, ऐसे ही हो सकता है ना। एक तो क्या होगा, रिटन होएगा और एक नॉन रिटन होएगा भाई, ठीक है। यानी कि एक तो लिखा हुआ होएगा और एक नहीं लिखा हुआ होएगा। क्या कोई पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी कंट्री है जिनका संविधान रिटन में ही नहीं है, बताओ भाई। है नंबर 1 तो भाई आपका इंग्लैंड, नंबर 2 न्यूजीलैंड, नंबर 3 आयरलैंड, और नंबर 4 आपका हो जाएगा भाई आपका इजराइल, ठीक है। तो ये 4 कंट्री जिनका संविधान ही, कॉन्स्टिट्यूशन ही रिटन में नहीं है, नॉन रिटन है भाई, ठीक है। अब बात करें वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भाई, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 1,17,000 शब्द थे भाई। आज की बात करूं तो 1,20,000 से भी ज्यादा शब्द हो चुके हैं, 1,20,000 से भी ज्यादा शब्द हो चुके हैं। इतना बड़ा हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन पूछ ले कि वर्ल्ड में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, तो वो लिखा था भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। कुछ नहीं रहा है तो बस कमेटी। कितनी कमेटी है, 22 कमेटी हुई थी, उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो बस लिखवानी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि लिखेंगे, यहीं पे लिख दवा देता हूँ मैं, संविधान सभा में टोटल 15 फीमेल थी भाई। लेकिन 15 की 15 हमने पढ़नी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहली महिला अगर मैं लिखूं तो पहली महिला का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ये भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका यूएनओ है, यूएनओ के 6 पार्ट है भाई, और एक पार्ट का नाम जो है वो क्या है, जनरल असेंबली, हिंदी में बोले तो महासभा। और इस महासभा की वर्ल्ड की और इंडिया की पहली महिला हेड बनी थी भाई, वर्ल्ड की और इंडिया की फर्स्ट फीमेल हेड बनी थी। ये सब इसको पेज को ऐसे मत करो भाई, ठीक है। वर्ल्ड की और इंडिया की पहली महिला हेड बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, इसलिए पेपर में भी पूछी जाती है बार बार। और तो भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहली फीमेल मिनिस्टर भी बनी है, कैबिनेट मिनिस्टर। और क्या इसके पास पद था भाई, इसके पास था पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके पास थी पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये पद भी इसने संभाला। उसके बाद में दूसरा नाम लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा भाई राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो मैंने बताया ब्रिटिश इंडिया, ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी, फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर। और इसके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी भाई, हेल्थ मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री थी, ठीक है। उसके बाद भाई तीसरा नाम हो जाएगा भाई
सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू क्या है भाई? सरोजिनी नायडू देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की भाई फर्स्ट इंडियन फीमेल हेड बनी थी भाई, फर्स्ट इंडियन फीमेल हेड बनी थी आईएनसी की। और भाई ये भारत की किसी भी स्टेट की पहली महिला फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी बनी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी बनी। उसके बाद फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं भाई सरोजिनी नायडू के बाद विजय लक्ष्मी हो गया, राजकुमारी अमृता कौर हो गया, सरोजिनी नायडू हो गया, फिर आ जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी की अगर मैं बात करता हूं भाई, सुचेता कृपलानी जो है भारत के अंदर किसी भी स्टेट की पहली महिला सीएम बनी थी यूपी की, और ये गवर्नर भी यूपी की थी जो सरोजिनी नायडू थी। ये हो गया 1 2 3 4 4 नाम पढ़ चुके हैं। पांचवा नाम बताएंगे कौन बच गई। पांचवा नाम अगर मैं बात करता हूँ हंसा मेहता, हंसा मेहता जिसने भाई हमारे नेशनल फ्लैग को पेश किया था संविधान सभा में। और छठी जो महिला इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है भाई बेगम एजाज रसूल, और ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी भाई। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं बस।